हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर विजन। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा देश की सरकार को ही उखाड़ फेंके तो देश की सबसे पावरफुल शक्ति होती है, तो देश की बागडोर संभालती है। अब तक कितने सरकारें राजा हमारे पड़ोसी देश नेपाल में राज कर चुके हैं, लेकिन कोई भी आज तक टिक नहीं पाया। क्या कारण है? बहुत से कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन कारण समझने से पहले नेपाल को समझते हैं। क्या है नेपाल और किस प्रकार की राजनीति काम करती है यहाँ पर, तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल दक्षिण एशिया में एक लैंडलॉक्ड देश है जो हिमालय की गोद में बसा है। ये भारत और चीन के बीच फंसा हुआ है, जैसे सैंडविच का मिडिल पीस। नेपाल के भूगोल ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ 3 मुख्य इलाके हैं। तराई दक्षिण में सपाट मैदान जहाँ खेती होती है, पहाड़ी इलाका बीच में जहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं, और हिमालय उत्तर में बर्फीले पहाड़ जहाँ माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। 8 में से 10 सबसे ऊंची चोटियाँ यहाँ पर हैं। जलवायु में विविधता है। तराई में गर्मी, पहाड़ों में ठंडक, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल विद्युत, हाइड्रो पावर और जंगल हैं, लेकिन भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं आम हैं यहाँ पर। विज्ञान और तकनीक, नेपाल में विज्ञान और तकनीक अभी विकासशील है। यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीक परिषद है जो रिसर्च को बढ़ावा देती हैं, लेकिन अभी उस लेवल पर काम नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए। स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण पर फोकस है, लेकिन बजट कम है। तकनीक में प्रगति हो रही है, लेकिन स्लोली। इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा है। ईवी इलेक्ट्रिक वाहन में चीन की मदद से बूम आया है। नेपाल अब ईवी में भारत से आगे निकल रहा है। हाइड्रो पावर में निवेश बढ़ा है, लेकिन अभी भी विदेशी मदद पर निर्भर है। नेपाल के युवा टेक सेवी हैं, लेकिन पुराने नेता सोशल मीडिया बंद करके खुद को स्मार्ट समझते थे, पर जन जी ने दिखा दिया कि वीपीएन क्या चीज़ है। यहाँ की राजनीति पॉलिटिक्स नेपाल की राजनीति आयस्तर है। जैसे क्रिकेट मैच में बार बार विकेट गिरते हैं, ठीक वैसे ही 2008 में राजशाही खत्म हुई, गणतंत्र बना, अब संसदीय प्रणाली है, लेकिन सरकारें जल्दी बदलती हैं। ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है यहाँ पर। हाल ही में केपी शर्मा ओली जैसे नेता सत्ता में थे, लेकिन भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने की वजह से गिरा दिए गए। जनता का खून चूसने वाली सरकार से तंग आकर युवा सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया ऐप बैन को लेकर, लेकिन उनको उकसाया गया, जिनमें उन पर पानी की बौछारें, यहाँ तक कि गोलियां तक चलाई गई, जिससे कुछ छात्रों की मृत्यु हो गई। इसके बाद सभी युवा छात्रों का गुस्सा सरकार पर फूटा और वे उग्र हो गए, जिनमें उन्होंने खुद के देश के बड़े बड़े संस्थान, सरकारी घर, यहाँ तक कि संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया। और ये दृश्य देखने को मिले। ये सही नहीं था, बट क्या कर सकते हैं। राजनीति में कम्युनिस्ट और कांग्रेस जैसी पार्टियां प्रमुख हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का प्रभाव, डोमिनेंस बहुत अधिक है यहाँ पर। नेपाल में चीन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि चीन यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, कर्ज देता है और डोमिनेंस बना लेता है। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI से इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो पावर और ईवी में निवेश। राजनीति में भी दखल है। नेपाल को भारत से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन हाल ही की अशांति पर चीन सतर्क है, क्योंकि नेपाल उसका रणनीतिक पार्टनर है। चीन नेपाल को दोस्त कहता है, लेकिन लोन के जाल में फंसाकर बॉस बनना चाहता है, जैसे पड़ोसी को उधार देकर घर पर कब्जा कर लेना। सेम स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान का प्रभाव कम है, लेकिन डिप्लोमेसी रिश्ते अच्छे हैं पाकिस्तान के नेपाल से। पाकिस्तान नेपाल को भारत के खिलाफ बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करता है। ISI की कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेपाल में रेडिकल तत्व बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान नेपाल को भाई कहता है, लेकिन असल में दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। कभी कभी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा असर नहीं है। तीसरी तरफ बांग्लादेश प्रभाव सीमित है, लेकिन सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते रखता है नेपाल से। हाल ही की बांग्लादेश की अशांति नेपाल से मिलती जुलती है। आखिरकार दोस्त हैं, संगति का असर तो होता है ना। इसमें एक लेसन छुपा है, और वो ये है कि अपने दोस्त सावधानी से चुनें। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। दोनों सार्क में हैं, लेकिन नेपाल बांग्लादेश से ज़्यादा पर्यटन और ऊर्जा निर्यात कर सकता है। बांग्लादेश नेपाल को पड़ोसी मानता है, लेकिन बीच में भारत है। जैसे दो दोस्त जो मिलने के लिए तीसरे घर से गुजरते हैं, ठीक वैसे ही जेन ज़ी कैसे नेपाल बदल रहे हैं, हाउ जेन ज़ी आर चेंजिंग
नेपाल 2025 में नेपाल में जेनजी युवा पीढ़ी जो ज़्यादातर 15 से 29 साल की हैं, जिन्होंने एक बड़ी क्रांति लाई। ये सोशल मीडिया बैन भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुई थी। युवा सड़कों पर उतरे, संसद में आग लगाई, पीएम ओली का इस्तीफा हुआ और अब सेना गश्त कर रही है। ये फेसलेस रिवॉल्यूशन है, कोई नेता नहीं है, सब युवा हैं। वे संसद भंग करने, अंतरिम सरकार और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल मांग रहे हैं। राजनीति में 15% युवाओं की भूमिका चाहते हैं। वे कैसे स्वच्छ, हेल्दी और न्यू नेपाल बना रहे हैं। जेन जी भ्रष्टाचार से स्वच्छ, क्लीन नेपाल चाहते हैं। ये तस्वीर देखकर लगता है अगर कुछ अच्छा करने के लिए इमेज पर दाग लगे तो दाग अच्छे हैं, जैसे स्वच्छ भारत। लेकिन यहाँ राजनीति की सफाई, हेल्दी मतलब अच्छे जॉब्स, सम्मान और आर्थिक समानता। न्यू नेपाल मतलब पुरानी सिस्टम बदलकर नई गवर्नेंस। वे सोशल मीडिया से ऑर्गेनाइज करते हैं, वीपीएन से बैन तोड़ते हैं। इसके अलावा युवा इनिशिएटिव जैसे वॉश प्रोग्राम्स, पानी, सफाई, हाइजीन और स्वास्थ्य जागरूकता और ग्रीन जॉब्स में सक्रिय हो रहे हैं। दिस इज़ द रेवोल्यूशंस। यूनिसेफ एनजीओ के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में हाइजीन और न्यूट्रिशन पर काम शुरू कर रहे हैं। पुराने नेता नेपो किड्स को प्रमोट करते थे। जेन जी ने कहा अब हमारी बारी, तुम रिटायर हो जाओ, अब तुमसे ना हो पाएगा। हम उनसे क्या सीखें? व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम देम? युवा शक्ति सोशल मीडिया से बदलाव ला सकती है। वीपीएन और हैशटैग से सरकार को मैसेज मिल सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़, नेपोटिज्म को नो कहना, एकजुट होकर देश को बदलने की कोशिश। कोई चेहरा नहीं, लेकिन मकसद एक, देश की तरक्की, देश का स्वाभिमान, जनता की खुशहाली, शुद्ध वातावरण और विकास की ओर बढ़ता देश। भारत भी इससे अलग नहीं है। वो सभी चीज़ें भारत में भी दीमक की तरह आम गरीब जनता को हर दिन खाई जा रही है। हर दिन आम गरीब उस परेशानी, दुख को झेलता है और चुप रहता है। यहाँ भी बेरोजगारी, क्राइम, गरीबी, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म है। वो सब कुरीतियाँ हैं जिससे लगभग हर आदमी परेशान है। भारत के युवा यहाँ अभी सिर्फ मीम सुनाते हैं, देश को बताते बताते थक गए हैं। लेकिन सरकार यहाँ की अंधी और बहरी है, जो एक्चुअली एक्टिंग करती है अंधे बहरे होने की, जिससे लोग सवाल ना पूछें। लेकिन कब तक? जनता टाइम पर डबल ट्रिपल टैक्स देती है, सरकार की हर बात मानती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर बार और बार बार अनसुना किया जाए। भारत देश को सीख लेनी चाहिए नेपाल से कि भारत भी आज वैसी स्थिति से गुजर रहा है। सरकार को अब आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि भीड़ में से सब समझदार नहीं होते। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसका मतलब मछली को तालाब से निकाल दिया जाए, ये सॉल्यूशन नहीं है। बल्कि तालाब के लिए क्या ऐसा किया जाए कि तालाब ही गंदा ना हो और मछली भी अच्छी हो जाए। ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जा सकता? आज भारत दुनिया की 4th लार्ज इकोनॉमी बन गया है, लेकिन आम जनता आज भी कई दिन भूखे प्यासे दिन गुजार देती है। अपना पेट काट काट कर टैक्स देती है, पर बदले में सिर्फ वादे, जुमले और सरकार की चालाकियाँ मिलती हैं। निवेदन है सरकार से कि इतना भी जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ो कि आम जनता को जिम्मेदारी लेने की नौबत आ जाए। नेपाल के जेन जी के प्रयासों का प्रभाव क्या होगा? तो अब वहाँ भ्रष्टाचार पर बहस होगी, युवा राजनीति में आएंगे, नई सरकार बनेगी और नई सोच के साथ देश का विकास होगा। नकारात्मक प्रभाव, हिंसा, मौतें, आर्थिक नुकसान, अस्थिरता। नेपाल की इकोनॉमी प्रभावित हुई है, लेकिन लंबे समय में बेहतर गवर्नेंस देखने को मिल सकती है। आगे क्या होगा नेपाल भारत रिश्तों में? 2025 में नेपाल की अशांति भारत के लिए चिंता है, जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह तीसरा पड़ोसी है स्थिर। भारत नेपाल को मदद दे सकता है, लेकिन चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। चीन का टारगेट है भारत और वो सब कुछ करना चाहेगा जो देश के लिए अच्छा नहीं है। ओली को भारत ने आमंत्रित किया था, लेकिन अब नई सरकार है, सीमा विवाद, लिपुलेख जारी, लेकिन भारत के रिश्ते आगे भी अच्छे रहने वाले हैं। भविष्य कैसा होगा नेपाल का? अगर स्थिरता आई तो व्यापार ऊर्जा में सहयोग बढ़ेगा। भारत नेपाल को छोटा भाई कहता है, लेकिन जब क्रांति होती है तो सोचता है अरे ये तो बड़ा हो गया, अब चीन की गोद में न चला जाए। भारत को डिप्लोमेसी मजबूत करनी होगी, नहीं तो पड़ोसी फर्स्ट की जगह लास्ट हो जाएगा। बाकी every incident teaches a lesson. We must learn from that with a positive change. And in the last, if you like the video, please subscribe, like and share. Thanks for watching. Have a great day. Jai Hind.